और खबरों की शुरुआत करेंगे बिपोजॉय तूफान की खबरों से। बिपोजॉय तूफान धीरे धीरे गुजरात की ओर बढ़ रहा है। सौराष्ट्र के तटीय इलाके द्वारका और पोरबंदर से चक्रवात अब सिर्फ 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है। सौराष्ट्र में कई जगहों पर आज भी भारी बारिश हुई और फसलों को इससे नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी कच्छ पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया। इसके अलावा द्वारका में बिपोजॉय तूफान का असर दिखाई देने लगा है। द्वारका में बारिश शुरू हो चुकी है और हवाएं भी यहां पर काफी तेज चल रही हैं। वहां किस तरीके का हाल है ये बता रहे हैं प्रणव पटेल। गुजरात पर साइक्लोन का संकट मंडरा रहा है, इसीलिए यहां पर गुजरात के कई ऐसे इलाके माना जा रहे हैं कि 8 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट दिया गया है। साथ में ही हम जहां पर खड़े हैं वो द्वारका नगरी है, जो द्वारकाधीश सबसे विश्व में सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वहां का हम आपको ये दृश्य दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो समुद्र है वो तूफानी दिख रहा है। उनका जो चक्रवात है उससे पहले कि ये समुद्र में जो करंट है वो ज्यादा दिख रहा है। साथ में ही जो पवन की गति है तेज दिख रही है और बारिश, कल से ही बारिश गुजरात के कई इलाकों में से बारिश हो रही है। तो साथ में ही यहाँ पर माना जा रहा है जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर एक बैठक बुलाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक बुलाई थी और हर संभव कोशिश मदद के लिए उन्होंने भी कहा है, केंद्र सरकार ने भी। लेकिन साथ में ये आप दृश्य दिख सकते हैं कि गुजरात के जो भी कोस्टल एरिया है वहां से 8 से भी ज्यादा जिला जो प्रभावित होने वाले उस पर सबकी नजर रखी हुई है। कुछ इसी तरीके की स्थिति गुजरात के पोरबंदर में भी है, जहां पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। वहां पर बारिश भी शुरू हो चुकी है। यहां पर हमारे सहयोगी विभू पटेल ने हालात का जायजा लिया, आप भी देखें। बिपोजॉय साइक्लोन को लेकर गुजरात के जो कोस्टल एरिया है वहाँ अलर्ट दे दिया है, ऑरेंज अलर्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो बिपोजॉय साइक्लोन की इफेक्ट जो कोस्टल एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। तेज गति से हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। पोरबंदर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अभी दूर है लेकिन जब जब नज़दीक आएगा तभी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तेज गति से हवाएं भी चलेगी और इफेक्ट होने वाला है जो पोरबंदर, द्वारका और कच्छ इलाका है जहां ज़्यादा संभावना है और जखौ बंदर के पास वो लैंड करने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने जताया है कि वो जखौ बंदर तक ये साइक्लोन है वो वहाँ टकराएगा और लैंड करेगा, तभी भी तेज गति से हवा चलेगी और बारिश भी आएगी। और इन सब के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑयल रिंग पर फंसे लगभग 50 कर्मचारियों को समुद्र के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला है। कोस्ट गार्ड ने इस ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया। इसकी जानकारी उन्होंने इस वीडियो के जरिए दी। लो विजिबिलिटी थी यहां पर। इस बीच हेलीकॉप्टर की मदद से द्वारका तट से 40 किलोमीटर दूर ओखा में ऑयल रिंग में 2 खेप में 50 यहां पर लोगों को निकाला गया जो वहां पर फंसे हुए थे। पहले सोमवार को 26 लोग और फिर आज 24 वर्कर्स को वहां से सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रात हो जाने की वजह से कल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था, लेकिन आज फिर एक बार रेस्क्यू हुआ और ये पूरा वीडियो जो था रेस्क्यू का वो जारी किया गया है। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 8,000 करोड़ की 3 स्कीमों का ऐलान किया। गृह मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक समीक्षा बैठक भी की। इसके बाद राज्यों में फायर सर्विस को मॉडर्नाइज करने के लिए 5,000 करोड़, 7 मेट्रो शहरों के लिए 2,500 करोड़ और लैंडस्लाइड रिस्क को मैनेज करने के लिए 825 करोड़ का आवंटन किया। न्यूक्लियर पावर स्टेशन वाले राज्यों में इमरजेंसी के लिए सख्त प्रोटोकॉल भी यहां पर जारी किए गए। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल में राज्य और केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट में कई लक्ष्य हासिल किए हैं, लेकिन हमें और अभी विस्तृत प्लानिंग इसकी करनी होगी। इसकी जरूरत है क्योंकि आपदाओं की संख्या और पैमाना अब लगातार बढ़ रहा है। विगत 9 वर्षों में यह क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्यों ने मिलकर काफी उपलब्धियां प्राप्त की है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते क्योंकि आपदाओं ने अपना स्वरूप भी बदला है, आपदाओं की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है और आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ी है।
तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनी करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यापक भी करनी पड़ेगी। और बिपरजॉय पर क्या कुछ हालात है इस वक्त राज्य के, ये जानने के लिए चलते हैं केतन जोशी के पास जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केतन, बताएं क्या अपडेट है फिलहाल बिपरजॉय पर, गुजरात के क्या हाल? देखिए 200 से 250 किलोमीटर दूर ही है अब बिपरजॉय तूफान। वो 15 को या तो दोपहर या तो शाम को टकराने की पूरी संभावना है। इसी बात का वो मद्देनजर है, वो प्रशासन है वो अभी लगा हुआ है। खासकर अलग अलग जगह पर मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है और केंद्र के 3 मंत्री मनसुख मांडविया, दर्शनाबेन जरदोश और पुरुषोत्तम रूपाला भी अलग अलग जिलों में जहां पर ये तूफान आने की संभावना है वहां पर पहुंच गए हैं। आज ही तूफान ने अपना असर शुरू कर दिया है। अभी तूफान आने में 2 दिन बचे हैं, लेकिन 2 से लेकर 8 इंच बारिश है वो सौराष्ट्र में गिरी है। खासकर सोमनाथ है, वेरावल है और फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। आज अगर राहत कमिश्नर ने जो हमें आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक 25,000 लोगों का स्थानांतरित किया है जो कि कोस्टल के बिल्कुल नजदीक थे, उनको सलामत स्थान पर पहुंचाया गया है। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय रखा गया है और जो तूफान तेज गति से आने की संभावना है, इसी बात को मद्देनजर 6 कंट्रोल रूम भी शुरू किए गए हैं स्टेट कंट्रोल के अलावा। तो हम कह सकते हैं कि तूफान आने की तो शंका बनी हुई है, लेकिन कम से कम नुकसान हो इसकी तैयारी में पूरी राज्य सरकार है वो लगी हुई है और केंद्र का भी पूरा सपोर्ट है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्री के साथ और अलग अलग मंत्रियों के साथ संपर्क में है ताकि जितनी भी मदद की जरूरत पड़े वो मुहैया करवा पाए। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी हो चुकी है और तैयारियों से कम ये कोशिश की जा रही है कि बिपरजॉय तूफान से नुकसान जितना हो सके उतना कम हो। अब बात दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप की करेंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर और इसके साथ साथ पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि इसमें हमने तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस हुए, जहां पर धरती हिलने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि करीब करीब 10 सेकंड तक धरती हिलती रही। तो वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.4 बताई जा रही है। वहीं इसके केंद्र की बात बताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के डोडा में इस भूकंप का केंद्र था, इसलिए सबसे ज्यादा जो झटके महसूस हुए हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हुए हैं। और अब बात करेंगे ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी की, जिनके दावे को लेकर देश में घमासान छिड़ गया है। जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में भारत को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त सरकार की तरफ से ट्विटर को कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने की सिफारिश की गई थी। डॉर्सी ने कहा है कि भारत सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने के लिए कई बार दबाव डाला गया था। इसमें वो पत्रकार भी शामिल थे जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। डॉर्सी ने दावा किया कि उस दौरान उन्हें भारत में ट्विटर को बंद करने की भी धमकी दी गई। ट्विटर के अधिकारियों के घरों पर छापे मारने की भी धमकी मिली थी उनको, और ये सब एक लोकतांत्रिक देश भारत में हुआ है, ऐसा डॉर्सी ने कहा है। India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. हालांकि जैक डॉर्सी के आरोपों का सरकार ने करारा जवाब दिया। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि जैक डॉर्सी की निगरानी में ट्विटर भारतीय कानूनों का बार बार उल्लंघन कर रहा था। जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई गई थी। सरकार ट्विटर से गलत सूचनाएं हटाने के लिए बाध्य थी। जैक के कार्यकाल में ट्विटर गलत सूचनाओं को हथियार बनाने में मदद कर रहा था। Between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times, and it was in non-compliance several times during those two years, and it started complying only in June 2022.
During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided, and so Jack Dorsey, knowing fully well that Twitter did not comply with Indian law and did not face any consequence of that, is today lying and making up this story about raids and arrests. तो वहीं जैक डॉर्सी के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार के ऊपर ट्विटर को धमकाने का आरोप लगाया, साथ ही इसे सरकार की तानाशाही बताया। जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। और जैक डॉर्सी के आरोपों पर क्यों छिड़ा है घमासान और किसका टूल था ट्विटर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां पर फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश दिखा। बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 418 अंक तो वही निफ्टी 115 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी, फार्मा, मेटल शेयरों में रही। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी आज देखी गई। तो वहीं इंफ्रा, पीएससी, आईटी इंडेक्स बढ़त पर आज बंद हुए। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा, मार्केट का मूड माहौल तो अच्छा दिख रहा था, लेकिन सेक्टर्स का कैसा हाल रहा इस बीच? तो आज बाजार बिल्कुल नए हाई की तैयारी कर रहा है। कुछ ही पॉइंट्स दूर है हम नए हाई से। इनफैक्ट अगर कल एक बड़ा गैप अप हो जाए तो शायद ऑल टाइम हाई भी आपको दिखाई पड़ेगा। सभी के सभी सेक्टर लगभग आज तेजी के साथ बंद हुए। और निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आज टाटा कंज्यूमर, सिप्ला, टाइटन, एशियन पेंट्स जैसे कंज्यूमर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स में तेजी थी। फ्लिप साइड पे थोड़ी बहुत आपको नरमी दिखाई पड़ी ऑटो शेयर में, एमएनएम जैसे काउंटर्स में जहां आधे % तक की मंदी थी। कोटक बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज और एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स में भी हल्की फुल्की मंदी दिखी। लेकिन मिड कैप में काफी सारा एक्शन देखने को मिला। क्यूएसआर कंपनी हो या कंजम्पशन कंपनी हो, काफी तेजी यहां देखने को मिली। टानला प्लेटफॉर्म्स 20% ऊपर तक चला गया था इंट्राडे में। बॉम्बे बर्मा, लोधा डेवलपर्स और देवयानी इंटरनेशनल जैसी क्यूएसआर कंपनी में भी आपको तेजी दिखी। फ्लिप साइड पे थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर केपीआईटी टेक, डेटा पैटर्न्स और त्रिवेणी इंजीनियरिंग के स्टॉक्स में दिखी। लेकिन आज क्लियरली सेक्टर ऑफ द डे था रियल एस्टेट, जहां आप देखेंगे शोभा, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे काउंटर्स में काफी अच्छा कारोबार हुआ तेजी की तरफ। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का मूड माहौल। और इसके अलावा अब बात करेंगे ई कॉमर्स कंपनियों की, जहां पर सरकार एक डार्क पैटर्न अपनाने वाली जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर शिकंजा कसने अब जा रही है। उपभोक्ता मंत्रालय ने डार्क पैटर्न पर आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक बुलाई थी। तो क्या होता है ऑनलाइन शॉपिंग में ये डार्क पैटर्न और सरकार इस पर क्या एक्शन लेने वाली है, ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। उनके पास चलते हैं। असीम, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या होता है ये डार्क पैटर्न और ई कॉमर्स कंपनियां इसका इस्तेमाल आखिरकार क्यों करती हैं? कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये डार्क पैटर्न होते क्या है। आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, आपको एक विज्ञापन दिखाया जाता है, एक बहुत अच्छी डील दी जाती है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, पता चलता है कि वो लिंक आपको कहीं और किसी और वेबसाइट पर ले गया, वो डील वहां पर उपलब्ध नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ये देखिए, आपको डील भी उपलब्ध है, लेकिन अगर आपको वो शॉपिंग प्रोडक्ट की करनी है तो आपको साथ उसको फ्री डिलीवरी के लिए आपको एक एडिशनल प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल ये देखिए कि अगर आप किसी एयरलाइंस की टिकट्स बुक कर रहे हैं, आपको शुरुआत में हिडन चार्जेस नहीं बताए जाते हैं। जब आप फाइनल चेकआउट करते हैं तो आपके ऊपर एक एडिशनल फीस लगा दी जाती है, ये एक एडिशनल चार्ज होता है। चौथा एग्जाम्पल है कि आप सर्फिंग कर रहे हैं, आपको बताया जाता है कि ये डील सिर्फ अगले 15 मिनट के लिए है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आप 15 मिनट में इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, इसको नहीं खरीदेंगे तो ये डील टाइम एक्सपायर हो जाएगा। इसके अलावा कई सारे आपको स्पैम मैसेज भेजे जाते हैं, उसमें आपको ऐड कर लिया जाता है स्पैम ईमेल्स में, और आप खुद को वहां पर अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो ये सब डार्क पैटर्न के एग्जाम्पल है जिस पर कि सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जी, ये तो हमें समझ आया कि डार्क पैटर्न होता क्या है। वसीम, जरा ये बताइए कि आज जो मीटिंग होने वाली उपभोक्ता मंत्रालय की उसमें क्या हो सकता है?
देखिए, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों के साथ एक बैठक की है। इन कंपनियों में जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल, मेटा, सारी कंपनियां शामिल हैं, सभी स्टेक होल्डर इसके अंदर शामिल हैं। सरकार ये चाहती है कि जो डार्क पैटर्न है, इससे उपभोक्ता को सही जानकारी नहीं मिलती। ये बेसिकली एक उपभोक्ता को चीट करने की एक प्रैक्टिस है, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, जिसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो अभी सरकार सेल्फ रेगुलेशन से इसकी शुरुआत कर रही है। सभी कंपनियों से कहा गया है कि आप इन प्रैक्टिसेस को ना अपनाएं, क्योंकि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। सरकार पहले इनको कहेगी कि कंपनियों को सेल्फ रेगुलेशन करे। अगर कंपनियां सरकार की बात नहीं मानती है तो सरकार इन पर कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस लेकर के आ सकती है और उसके बाद कंपनियों के ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार पहले कंपनियों को एक मौका देना चाहती है, इसीलिए बैठक की कंपनियों के साथ और उन्होंने सुझाव दिया कि आप डार्क पैटर्न के जो इनिशिएटिव्स है उसको कम कर दीजिए, उनको बंद कर दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और किसान आंदोलन स्वागत है। किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम देते हुए कहा उन्होंने कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी किसानों को नहीं दी जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने जैक डॉर्सी के आरोपों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की जितनी पहुंच फेसबुक और ट्विटर पर आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। स्थानीय स्तर पर इसे रोकने के पूरे प्रयास हुए थे। जैक डॉर्सी ने ठीक कहा है, भारत सरकार ने ऐसे प्रयास किए होंगे। उस टाइम पे भी भारत सरकार ने, ये हमको जानकारी थी कि जितने रीच फेसबुक और ट्विटर पे आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे। और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे। और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। उसने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौकरी पत्र ये बांटा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में नौकरी घोटाले और रेट कार्ड का हवाला दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज रोजगार मेले में भर्तियां की जा रही हैं और ये एनडीए सरकार की अब पहचान बन गई है। ग्लोबल मंदी और वर्कफोर्स को बैलेंस करने की वजह से भारत में कंपनियां नौकरी देने में थोड़ी कंजूसी कर सकती हैं। टीम लीज ने एक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में हायरिंग इंटेंट 68% से घटकर अब 64% हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अच्छी हायरिंग टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा और एफएमसीजी में होगी, जहां 96% तक कंपनियां नई और पुरानी पोजीशन पर नौकरियां देंगी। शहरों की अगर बात करें तो इसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई समेत मेट्रो, टियर 1 और टियर 2 शहरों में हायरिंग का मूड फिलहाल अच्छा है। सबसे ज्यादा हायरिंग एंट्री का लेवल पर देखिए अगर तो सेल्स, मार्केटिंग जैसे फंक्शंस में होंगी। यहाँ अगर मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया, एंटरटेनमेंट, पावर, टेक्सटाइल और ट्रैवल इंडस्ट्री में करीब करीब आधी कंपनियां नई हायरिंग के मूड में नहीं है, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में हायरिंग इंटेंट कमजोर हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों